Hello everyone, welcome to my YouTube channel and in this lecture we are going to discuss regarding thermodynamic derivation of law of chemical equilibrium, or in other words we can also say we are deriving thermodynamic law of mass action. As we know that from our previous knowledge regarding equilibriums, जब हमें equilibrium दिखाना होता है हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसमें इक्विलिब्रियम आता है। इसमें ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में है। इसमें आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ए बी सी डी रिएक्टेंट्स हैं और उनके अपने अपने स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। फ्रॉम लॉ ऑफ एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन से हम डिराइव करते हैं या हम इसका कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है दैट इज के। अगर आप कॉन्सेंट्रेशंस में दिखाएंगे देन दैट इज द प्रोडक्ट्स सी डी, concentration of products, multiple of the concentration of products raised by stoichiometric coefficients divided by multiple of the concentration of reactants raised by stoichiometric coefficient. Its stoichiometric coefficient, it is constant. ये हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट का रेशियो होगा कॉन्सेंट्रेशंस का डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स का जो रेशियो होगा कॉन्सेंट्रेशंस का रेज्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, वो कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप एक कॉन्सेंट्रेशन में भी दिखा सकते हो। अगर आपकी रिएक्शन गैसियस में है, दैट मींस ए बी सी डी सारी चीज गैस में है, तो आप इसको प्रेशर में भी दिखा सकते हो। दैट मींस दूसरा तरीका हमारे पास होगा, हम के को दिखाए के पी में, दैट मींस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिखाना पड़ेगा, प्रेशर दिखाना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज्ड पावर कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय partial pressure of A, that is a reactant, and partial pressure of B। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जो हमें इक्विलिब्रियम की नॉलेज है, जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसी का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन दिखाना है। मेन फोकस क्या होगा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन का, दैट इज इट शुड बी कांस्टेंट। बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिकल नॉलेज यू हैव टू शो दिस रेशियो इज कांस्टेंट। दैट मीन ये जो आप रेशियो दिखा रहे हो, प्रेशर्स में दिखा रहे हो या कॉन्सेंट्रेशन में दिखा रहे हो, ये कांस्टेंट रहता है। दैट इज आवर टॉपिक, दैट थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यू कैन से ऑल्सो लॉ ऑफ दिस एक्टिव मास, दैट मीन्स जो आपका एक्टिव मास का लॉ है वहां से भी हम ये चीज बता देते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो डेरिवेशन है इसकी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड पे ये बनता है, वो आप जो आपका लॉ ऑफ मासेस एक्टिव मासेस होता है तो वहां से आप निकालते हो। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वी हैव हमारे पास आपके पास पहले ए बी रिएक्टेंट सी डी प्रोडक्ट है। अगर हम G, that is gives free energy वो क्या होता है, वो होता है कि आपके सिस्टम में कितनी अवेलेबल एनर्जी है। द अवेलेबल एनर्जी इन अ सिस्टम, फ्री एनर्जी इन अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, दैट इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। हाँ, अगर आप ये गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल के लिए देखते हो देन इट इज नोन एज पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। आपके पास यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी, एक आएगा जी है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। और दूसरी आएगी केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल होता है पर मोल गिब्स फ्री एनर्जी। दैट मीन गिब्स फ्री एनर्जी अगर आप पर मोल देखेंगे वही बन जाएगा केमिकल पोटेंशियल। देख लीजिए, मैं यहां पर जीपी लिख रहा हूं, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे पास सी है डी है। इसको मैं दिखा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल इज म्यू, किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट आपके पास सी है और प्रोडक्ट आपके पास डी है। ये दो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इनका सम मैंने ले लिया, दैट इज दिस।
लेकिन ये पर मोल के लिए होता है और रिएक्शन में इसके सी मोल जा रहे हैं। तो आपको टोटल अगर देखना है सी का पोटेंशियल का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस स्मॉल सी, और ऐसे ही इसमें स्मॉल टी करना पड़ेगा। दिस इज माय इक्वेशन फर्स्ट। ये प्रोडक्ट्स के लिए हो गया। और अगर आप रिएक्टेंट्स के लिए ऐसे ही देखना चाहते हो, जी आर आपका रिएक्टेंट है म्यू ए प्लस म्यू बी। इनके अपने मोल्स कितने कितने हैं, इसका ए है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। सो जीपी जी आर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आपको चेंज देखना है कि रिएक्शन जो हो रही है, देन यू हैव टू टेक डेल्टा जी। तो आपको डेल्टा जी लेना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसकी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी कितनी है, वो किसके बराबर होगा, दैट इज जीपी माइनस जी आर। सो डेल्टा जी निकालना है अल्टीमेटली। अगर रिएक्शन को होना है सो इट शुड हैव सम डेल्टा जी, इसको डेल्टा जी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी आर गोइंग फॉर डेल्टा जी। So delta G is equivalent to Gp minus Gr। अगर रिएक्शन को होना है, प्रोडक्ट्स को बनना है, तो कुछ इसका डेल्टा जी होना चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो इसका डेल्टा जी खुद जीरो हो जाएगा। पहले हम देखेंगे कि डेल्टा जी कैसे बनेगा, किसके ऊपर बनेगा, फिर जब हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे आएंगे तो इसी डेल्टा जी को पूरा जीरो कर देंगे। लाइक अब मुझे पता है मेरा जीपी इसमें किसके बराबर था, आपका डेल्टा जी, जीपी में आप लिख सकते हो सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी माइनस, ये किसके बराबर था, रिएक्टेंट का, ए म्यू ए प्लस बी म्यू बी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो डेल्टा जी इसके बराबर है। व्हाट दिस म्यू इज, पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। इसको याद रखिएगा, जो ये हम म्यू दिखा रहे हैं केमिकल पोटेंशियल, ये क्या होता है, फ्री एनर्जी पर मोल, केमिकल पोटेंशियल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अगर हम इक्विलिब्रियम पे है, अगर इक्विलिब्रियम पे आप हो तो आप एक काम कर सकते हो, डेल्टा जी बनेगा बराबर जीरो, डेल्टा जी बनेगा बराबर जीरो जब आप इक्विलिब्रियम पे हैं। और दूसरी बात, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक की नॉलेज यूज करके आप लिख सकते हो म्यू, जो म्यू होता है दैट इज पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ पी आई, किसी पोटेंशियल, किसी आई कंपोनेंट का, पोटेंशियल ऑफ आई कंपोनेंट, पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट। यहां पर आपके पास ए बी सी डी है, लेकिन आप किसी इन जनरल किसी के लिए भी लगा सकते हो। केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो नॉट है, नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का होता है, दैट मीन यू हैव टेम्परेचर 273, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, लाइक आर टी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं आपके पास, तो उस वक्त स्टैंडर्ड कंडीशन ये बनेगा आर टी लॉन ऑफ पी आई, उसका प्रेशर, उस ith कंपोनेंट का प्रेशर, अगर आप गैसियस स्टेट में कर रहे हो रिएक्शन। लेकिन अगर आप सीधे कोई रिएक्शन कर रहे हो, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन में दिखाना पड़ेगा तो आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन या आप कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर दिखा सकते हो। तो वो हमारी मर्जी रहेगी कि हम प्रेशर में दिखाना चाहते हैं इसको कि कॉन्सेंट्रेशन में दिखाना चाहते हैं। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में दिखा सकते हो तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन चेंज कर सकते हो इसको। म्यू आई केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट, म्यू नॉट आई केमिकल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, that is temperature should be 273 and external pressure should be 1 atmosphere. R is the gas constant, T is the temperature, ln होता है log का फॉर्म है, और PI means आपका पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का कितना है जिसका आप बोल रहे हो।
अब अगर इसी चीज को हम इस इक्वेशन में यूज करें, क्योंकि इसमें हमारे पास कंपोनेंट है सी डी ए बी, तो सेपरेटली सेपरेटली हम इन कंपोनेंट्स पे ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। म्यू सी, तो ये म्यू सी के लिए चलेगा, म्यू डी के लिए चलेगा। सो इक्वेशन, दिस इज माय इक्वेशन 5। तो यूजिंग यही चीज मैं यूज कर रहा हूं इन इक्वेशन 3। Now going for, so we are using equation 5 in equation 3. So our delta G, and also we can use the, फिर इसको 0 के बराबर कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम पे है। Now delta G is equivalent to, आपके पास था स्मॉल सी, पहले अंदर था म्यू सी। अब आप म्यू सी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे म्यू नॉट सी प्लस आर टी लॉन ऑफ पी सी, कैपिटल सी। ये आपने वो जो मैं आई एथ कंपोनेंट के लिए दिखा रहा था, अब आप ये सी के लिए लिख रहे हो। ऐसे ही उसके साथ फिर डी भी था, बाहर डी था, स्मॉल डी, म्यू नॉट डी प्लस आर टी लॉन ऑफ पी डी। हो गया आपका प्रोडक्ट साइड कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका रिएक्टेंट साइड, माइनस डी, वी हैव, सॉरी, ए है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, ए म्यू ए नॉट प्लस आर टी लॉन पी ए। ऐसे हम बी के लिए भी लिखेंगे, फिर बी म्यू बी नॉट प्लस आर टी लॉन पी बी। ठीक है बेटा, दिस होल थिंग अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए कर रहे हैं इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज मैं 0 के लिए कर रहा हूं। 0 क्यों? एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं। इक्विलिब्रियम पे हम बोल सकते हैं ये सारी चीज किसके बराबर बन जाएगी? 0 के बराबर बन जाएगी। अब देखिए इसमें हमारा ये एक बड़ी इक्वेशन बन रही है। एक तो हमारा काम रहेगा हम इस, ये जो इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं सी डी ए बी, इनको मल्टीप्लाई कर दे, और फिर जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और दूसरा काम फिर हम इनको सेपरेट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी इक्वेशन कहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर एक ख्याल रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त एक ख्याल रखिएगा, जब मैं ये सी इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ तो ये सीधे मल्टीप्लाई होगा सी म्यू नॉट सी, लेकिन जब मैं इसको इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज सी आर टी लॉन पी सी, दैट मीन जब ये सी इस टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा सी आर टी लॉन पी सी, इसको मैं यहां, दैट मीन यहां ना लिखूं, यहां पर भी लिख सकता हूं। लाइक देखिए मैं फिर करूंगा, लेकिन आपको पहले ही बता देता हूं कि करना क्या मुझे। जब मैं सी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ठीक, ये तो ऐसे रहेगा सी म्यू नॉट सी, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा ऐसे सी आर टी लॉन पी सी। लेकिन लॉगरिथम में फॉर्मूला है, जो आपका मल्टीपल है वो आप ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर नहीं रखूंगा, सी पे नहीं रखूंगा, लॉन पीसी पावर रखूंगा, ये स्मॉल सी। लॉगरिथम में फॉर्मूला है n log m log m रेज पावर n, दैट मीन ऐसे हम लॉग में फॉर्मूलाज यूज करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे हैं log m टू द पावर n, इसको आगे भी लाया जा सकता है n log m, ठीक है ना। अब आप इसको यहां पर लिखिए या यहां पर लिखिए, ये एक ही बात है, ठीक। वही मैंने सी यहां पर लिख सकते हैं, यहां से भी यहां उठा के लगा सकते हैं, तो यही करेंगे हम। देखिए अब इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास बन जाता है सी म्यू नॉट कैपिटल सी प्लस आर टी
लॉन ऑफ पी सी, ये जो स्मॉल सी था वो यहां पर, हाँ वो यहां पर होना चाहिए था, लेकिन हमने यहां पर लिखा है, दिस इज स्मॉल सी एंड दिस इज कैपिटल सी। हो गया इसका। ऐसे ही आप फिर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए कोई ब्रैकेट नहीं रखेंगे बीच में आप, प्लस डी वाला है हमारा, डी कंपोनेंट है, डी म्यू नॉट डी प्लस, ऐसे ही इसमें भी होगा आर डी लॉन पी डी और स्मॉल डी यहां पर, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। और ऐसे हमारे पास रिएक्टेंट था माइनस ए म्यू ए नॉट प्लस आर टी लॉन ऑफ पी ए। इसके साथ हमारे पास दूसरा भी था इसमें, बी वाला, प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी लॉन पी बी, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। ये हमारा सारी चीज बन गई थी 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो ये म्यू नॉट वाली टर्म्स हैं इनको अलग कर देंगे, और जो हमारे पास ये आर टी वाली टर्म्स हैं इनको अलग कर देंगे सारे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी दैट इज, देखो बेटा मैं म्यू नॉट सी लिख रहा हूं, म्यू नॉट सी प्लस म्यू नॉट डी, ठीक, म्यू नॉट सी प्लस म्यू नॉट डी, चलो मैं इंटरवल अभी एक रखता हूं इनमें, माइनस, और क्या था, म्यू नॉट ए प्लस म्यू नॉट बी, हाँ इनके अपनी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी, इसके साथ था सी, इसके साथ था स्मॉल डी, इसके साथ था स्मॉल ए, इसके साथ था स्मॉल बी, ठीक। इसके बाद अब हमारे पास बची हैं वो आर टी वाली टर्म्स। आर टी वाली टर्म्स, ये मैंने म्यू वाली टर्म्स पहले अलग लिख दी, अब मैं आर टी वाली टर्म्स, आर टी लॉन पी सी सी, आर टी लॉन पी डी टी और ये आर टी लॉन पी ए, ये मैं सारे एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये दो प्लस टर्म्स हैं और ये वाली दो ए और बी वाली माइनस वाली टर्म्स है। तो हम ऐसे करेंगे, प्लस सब में आर टी है तो आर टी को मैं बाहर निकाल रहा हूं, आर टी लॉन पी सी रेज पावर सी प्लस लॉन पी डी रेज पावर डी, हो गई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, आर टी इनमें कॉमन था। अब ये भी है लेकिन ये माइनस वाली है क्योंकि इनको माइनस है, इसको भी माइनस है, सो आपको लिखना पड़ेगा माइनस लेन ऑफ पी ए माइनस लेन ऑफ पी बी is equivalent to 0. This is my equation number 7. ये इक्वेशन 7 हो गया। अब इसमें आपने म्यू नॉट्स वाली टर्म्स को अलग कर दिया और जो आपके आर टी लॉन वाली टर्म्स थी अलग हो गई। आप देखिए अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इसके लिए इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हमने लिखा था यही चीज, ये जीपी के बराबर था लेकिन उसमें नॉट नहीं था। अब नॉट लगा के क्या बनेगा, जीपी नॉट, दैट मीन ये सारी चीज बनेगी प्रोडक्ट्स का जी लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये बनेगा रिएक्टेंट्स का जी लेकिन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करके। तो इनको हम जी में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इस वक्त नॉट है तो जी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी डेल्टा जी, फिर वो हम डेल्टा जी के बराबर करेंगे, लेकिन अब देखिए दैट मीन इस वाली टर्म को, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं जी पी नॉट, जी आर नॉट, और ये जो है ना यहाँ पर लॉन पी सी लॉन पी डी, ये मल्टीपल, दैट मीन ये एडिशन है, पीसी और पीडी वाला ऐड होगा क्योंकि ऐड हो रहा है, प्लस है ना बीच में, और ये दो माइनस में है। लॉन में या लॉग में बोले, जब दो चीजें ऐड होती हैं तो उनको हम मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जो माइनस में होती हैं उनको डिवाइड में कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें,
देख लीजिए, इसकी जगह ये इसमें मैं लिख रहा हूं दिस इज GP लेकिन नॉट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज GR नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, प्लस RT। अब ये जो है लॉन PC PD, ये इन दोनों के बीच में ये यहां पर हमारे पास PC था, इन दोनों के बीच में एडिशन है। जब एडिशन है तो लॉन में जब दो चीजें ऐड होती हैं उनको मल्टीपल में डायरेक्टली लिख सकते हैं, PC PD। और ये दो भी यही है लेकिन ये सब्ट्रैक्ट में है, ये दो इसको सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्ट वाला कहां पर लिखना है, डिवाइड में। PD या सॉरी PA एंड PB इज इक्वल टू होल जीरो। ठीक है, इक्वेशन थोड़ी सी छोटी होगी। तो आपने यहां पर क्या यूज किया, आपने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड यूज किया यूजिंग, देखिए आपने क्या क्या यूज किया इसमें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आपने सेकंड को यूज किया, ये बन गया, और आपने कुछ फॉर्मूलाज को यूज किया। फॉर्मूलाज आपने यूज की कि लॉग में अगर कोई चीज प्लस में है, log m प्लस log n माइनस log z, तो हम इसको लिख सकते हैं log, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मल्टीप्लाई में दिखाएंगे, और जो माइनस वाला है उसको डिवाइड में कर देंगे। ये आपने इसमें यूज किया ये इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ गोइंग फर्दर, जब आप आगे जाएंगे इसमें, इस GP नॉट GR नॉट को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस इज माई डेल्टा G नॉट। डेल्टा G इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, डेल्टा G नॉट नहीं होता। डेल्टा G नॉट का अपना एक वैल्यू है, ठीक है। सो डेल्टा G नॉट प्लस ये दोनों टर्म्स से आपने लगाया डेल्टा G नॉट। नाउ ये जो आपका RT लॉन है, इसको हम टर्म भी कर सकते हैं, इसको उधर भेजेंगे, या रहने दीजिए, नेक्स्ट में करते हैं। लॉन PC C PD D डिवाइडेड बाई PA A PB B इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8। ठीक, कीजिए डेल्टा G को उधर और RT को भी नीचे भेज दीजिएगा। देखिए कैसे, मैं ऐसे लिख रहा हूं, लॉन PC रेज पावर C PD रेज पावर D डिवाइडेड बाई PA रेज पावर A PB रेज पावर B। एक तो ये डेल्टा G उधर जा रहा है तो ये माइनस जाएगा, माइनस डेल्टा G नॉट, और ये RT इधर था, RT ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाई RT। क्वेश्चन 9, एक तो आपने डेल्टा G को इधर भेज दिया और RT को फिर डिवाइड कर दिया उसी को। नाउ अब इस लॉन को उधर भेज दीजिए। जब लॉन इधर जाता है इट बिकम्स एक्सपोनेंशियल, जैसे लॉग इधर जाके एंटी लॉग बनता है, वैसे ही लॉन जब इधर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल बनेगा। दैट इज PC PD डिवाइडेड बाय PA PB एक्सपोनेंशियल E, ये लॉन इधर जाके एक्सपोनेंशियल बनेगा, माइनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय RT। दिस इज माई इक्वेशन 10। अब देखिए ये PC क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज्ड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी का नाम हमने रखा था ना KP, यही था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP। जरा देखिए ये किसके बराबर थर्मोडायनेमिक्स में बराबर आ रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा G नॉट gives free energy under standard conditions, R is gas constant, T is temperature।
देखिए, जो भी चीज किसी की अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, कोई भी चीज जो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। कोई भी कंडीशन, कोई भी पैरामीटर जब आप अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हो, इट इज फिक्स्ड, क्योंकि इसकी कंडीशंस फिक्स है ना, तो ये फिक्स है। किसी भी चीज, किसी भी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी नॉट होगा, दैट इज फिक्स्ड, एक वैल्यू होगा उसका। और आर, दैट इज अ गैस कांस्टेंट, वो पता ही है कांस्टेंट है, एंड टी इज अ टेम्परेचर। दैट मींस ये सारा जो इसका राइट हैंड साइड है, ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। अब किसी इक्वेशन में जब उसका आरएचएस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो उसका एलएचएस भी कांस्टेंट होगा। तो दैट मींस ये सारी चीज कांस्टेंट है जब तक आप टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर दिस होल थिंग इज कांस्टेंट। जब ये सारी चीज कांस्टेंट है तो हम कहेंगे ना, इसी का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो हमें पता भी था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है तब तक जब तक हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब आपने इसको थर्मोडायनेमिकली प्रूव किया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज बराबर, बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स, ये किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा जी नॉट, दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कोई भी पैरामीटर हो, ये फिर चेंज नहीं होता, ये फिक्स हो जाता है। आर फिक्स है, टी टेम्परेचर, दैट मींस अब इसमें खाली टेम्परेचर वेरिएबल है। दैट मींस अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टर्म चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखा तो पूरा कांस्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू सिर्फ चेंज होता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो आपने ये प्रूव कर दिया थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कह रहा था, ये जो सारा रेशियो है ये कांस्टेंट है। ये रेशियो जो बनता है ना, पार्शियल प्रेशर सी, पार्शियल प्रेशर डी, पार्शियल प्रेशर ए, पार्शियल प्रेशर बी, आप प्रेशर में दिखाए, आप कॉन्सेंट्रेशन में दिखाइए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सारा रेशियो जो है ना, दैट इज कांस्टेंट। नाउ दिस इज थर्मोडायनेमिकली प्रूव्ड हाउ इट इज कांस्टेंट। सो दिस इज आवर टॉपिक जो हमारा था, दैट इज रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, और आप इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करके ही लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बनता है। So this is all about today's lecture.